गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डेविस राज आप सबों के सामने एक बार फिर इंग्लिश लेकर के हाजिर हूँ। पिछले वीडियो में आप लोगों ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, उसके लिए थैंक यू। पिछले क्लास में हम लोगों ने ग्रामर के बारे में देखा था कि ग्रामर क्या होता है, ग्रामर की ओरिजिन कहाँ से हुई थी, ग्रामर के फादर कौन थे, इंग्लिश के फादर कौन थे, कितने प्रकार के ग्रामर होते हैं, ये सभी हम लोगों ने देखा था। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था आप लोगों को, अगर आपने वो क्लास अभी तक नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट में जा करके जरूर देखें। जैसे इंग्लिश ग्रामर को 5 भागों में हम लोगों ने बांटा था। सबसे पहला था ऑर्थोग्राफी, उसके बाद था एटिमोलॉजी, उसके बाद था सिंटैक्स, उसके बाद पंचुएशन और सबसे लास्ट था प्रोसोडी। सबको एक एक करके जो है वो हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि ये वीडियो जो है बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि बिहार बोर्ड के मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो इंग्लिश से थोड़ा सा भागते हैं। मानिए ऐसे, जैसे बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए अंग्रेजी उतना ही मजबूत होता है उनका जितना कि कोई अंग्रेज का हिंदी मजबूत होता है। तो इसीलिए जो है आप लोग टेंशन नहीं लेना है, एकदम अच्छे से मेरे साथ सेशन में जुड़े रहिए, तो आप लोग का जो ये डर है वो भाग जाएगा। हालांकि सबके बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं उनको अंग्रेजी से थोड़ा सा डर लगता है, उस डर को भगा देना है। चलिए बिना किसी देरी के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है ऑर्थोग्राफी, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं वर्ण विचार। अब ये होता क्या है, तो पहले हम डिफाइन लिख देते हैं। द स्टडी ऑफ लेटर्स, अक्षरों के अध्ययन को वर्ण विचार कहते हैं। अक्षर बोलिए या वर्ण बोलिए, दोनों एक ही बात है। वर्णों या अक्षरों के अध्ययन को वर्ण विचार कहते हैं। इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूं। अक्षरों या वर्णों के अध्ययन को वर्ण विचार कहते हैं। अब फिर दिमाग में आएगा कि ये अक्षर क्या होता है, लेटर क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि लेटर क्या होता है। लेटर को हिंदी में हम लोग अक्षर या इसी को हम लोग वर्ण भी कहते हैं। ठीक, तो इंग्लिश के जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, कोई भी भाषा रहेगा तो उसका कोई ना कोई न्यूनतम इकाई होगी। तो इंग्लिश में जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगा उसी को हम लोग लेटर कहते हैं। तो आप बोल सकते हैं इसको द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश, यानी अंग्रेजी के सबसे छोटी इकाई को हम लोग लेटर कहते हैं। जैसे कि ए से लेकर के आपको जेड तक हो गया, इसी को हम लोग लेटर कहते हैं। आप बोल सकते हैं कि इंग्लिश में 26 अक्षर होते हैं। हिंदी से काफी ज्यादा अलग इंग्लिश होता है। हिंदी में भी वर्ण होते हैं, उसके भी प्रकार होते हैं, कितनी संख्या है वो भी होती है, लेकिन इंग्लिश जो है उससे थोड़ा सा अलग होता है। हिंदी में 52 होता है, लेकिन इंग्लिश में जो है वो 26 ही होता है। तो आप बोल सकते हैं देयर आर 26 letters in English. There are 26 letters in English. अब फिर एक सवाल आपके मन में घूम रहा होगा कि लेटर में हम लोग यदि ए से लेकर के जेड तक पढ़ते हैं तो अल्फाबेट में भी तो यही चीज पढ़ते हैं। तो दोनों थोड़ा सा अलग होता है, समझने की कोशिश करेंगे। अल्फाबेट को हिंदी में हम लोग कहते हैं वर्णमाला, लेटर को हिंदी में हम लोग वर्ण कहते हैं या अक्षर कहते हैं, लेकिन अल्फाबेट को हिंदी में हम लोग वर्णमाला कहते हैं। अब इसको समझेंगे थोड़ा सा। पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। लेटर क्या होता है और अल्फाबेट क्या होता है, क्योंकि दोनों में जो है वो हम लोगों को
26 अक्षर जो है उसी को पढ़ना पड़ता है। ए से लेकर के जेड तक उसको लेटर भी कहते हैं और उसी को अल्फाबेट भी कहते। जैसे ऐसे समझिए, आप एक फूल लिए और उस फूल की जब एक सीरीज तैयार करते हैं, बहुत सारे फूलों को जब माला के अंतर्गत गूंथते हैं, एक धागा में पिरोते हैं, तो उसको हम लोग माला कहते हैं। वो माला को कभी भी हम लोग फूल नहीं कह सकते हैं। एक फूल हुआ तो उसको हम लोग फूल कहते हैं, और उस फूल की एक सीरीज जब तैयार करते हैं तो उसी को हम लोग फूलों की माला कहते हैं। ए से लेकर के जेड तक कहीं से आप कुछ भी बोल दीजिए तो वो लेटर होगा, लेकिन ए से जेड तक एक सीरीज जब तैयार करते हैं हम लोग, तो उसी को हम लोग अल्फाबेट कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो कि एक फूल का तुलना हम किससे किए हैं, तो लेटर से किए हैं, और एक फूलों की जो माला है उसका तुलना हम किससे किए हैं, अल्फाबेट से किए। दोनों सेम चीज होता है, फूल से ही माला बनता है, लेटर से ही अल्फाबेट बनता है, बस थोड़ा सा का इसमें डिफरेंसेस होता है। आई होप कोई दिक्कत नहीं रहा होगा इसमें समझने में। तो लेटर का हिंदी होता है अक्षर या वर्ण, और अल्फाबेट का हिंदी होता है वर्णमाला। कोई दिक्कत? इसमें भी हम लोग जो है वो ए से लेकर के जेड तक ही पढ़ते हैं। जैसे लेटर का हम डिफाइन लिखे हैं, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश, तो अल्फाबेट का भी कोई ना कोई डिफिनेशन होगा। तो अल्फाबेट का डिफिनेशन आप बोल सकते हैं, द सीरीज ऑफ लेटर्स। द सीरीज ऑफ लेटर्स, दोनों का डिफिनेशन देखिए थोड़ा सा अलग आपको मिलेगा। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश और द सीरीज ऑफ लेटर्स, यानी इसी अक्षर को अगर एक सीरीज में तैयार कर दे, एक क्रम में तैयार कर दे, ए से लेकर के जेड तक, उसी को हम लोग कहेंगे अल्फाबेट। यहां से यहां तक जाने में जो क्रम तैयार होगा वही होगा अल्फाबेट। अब इसको डिटेल में हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि राइटिंग के आधार पर लेटर के कितने प्रकार होते हैं, उसके अलावा साउंड के आधार पर जो है वो लेटर के कितने प्रकार होते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले राइटिंग के आधार पर जो है वो लेटर के कितने भागों में बांटा गया है। राइटिंग के आधार पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लेटर को दो भागों में बांटा गया। तो सबसे पहला है कैपिटल लेटर, जिसको इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और ये डी हो गया। इसी प्रकार आगे भी क्रम चलता रहेगा। और स्मॉल लेटर को इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। तो राइटिंग के आधार पर जो है वो लेटर को हम लोगों ने दो भागों में बांटा है। एक को कहते हैं कैपिटल लेटर और दूसरे को कहते हैं स्मॉल लेटर। फिर साउंड के आधार पर अलग हो जाता है। साउंड के आधार पर जो है, साउंड कहने का मतलब होता है प्रोनाउंसिएशन। किसी भी लेटर का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, उसके आधार पर जो है हम लोगों ने लेटर को तीन भागों में बांटा हो। सबसे पहला है वोवेल, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट और तीसरा होता है सेमी वोवेल। इसको मैं बोर्ड पे लिख देता हूं। साउंड के आधार पर जो है वो लेटर को तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है वोवेल, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं स्वर वर्ण। दूसरा है कॉन्सोनेंट, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं व्यंजन वर्ण। और तीसरा सेमी वोवेल, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अर्ध स्वर। अब इस तीनों को जो है वो हम लोग डिटेल में देखेंगे। अब देखिए सबसे पहले जो है साउंड के आधार पर हम लोगों ने देखा कि लेटर को तीन भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला है आपको वोवेल, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं स्वर वर्ण। अब ये होता क्या है स्वर वर्ण? तो वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसे ही हम लोग कहते हैं स्वर वर्ण। और इसकी संख्या 5 होती है। ए, ई, आई, ओ,
यू। इस पांचों को जो है वो हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। तो मैं डिफाइन लिख देता हूं इसका। The letter that does not need any help of other letters, यानी वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे ही हम लोग कहते हैं स्वर वर्ण। इसकी संख्या 5 होती है। There are 5 vowels in English। कोई दिक्कत आई हो आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं रहा हो? दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट को हिंदी में हम लोग कहते हैं व्यंजन वर्ण। अब ये व्यंजन वर्ण क्या होता है? तो वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता अवश्य लेनी पड़ती है। बिना स्वर वर्ण के व्यंजन तैयार ही नहीं हो पाएगा। तो इसका डिफाइन मैं लिख देता हूं। द लेटर that need help of vowels, यानी वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है और इसकी संख्या 19 होती है। There are 19 consonant in English। अब देखने का कोशिश कीजिए कि जैसे कि आपको हम लिख दे बी, तो समझिए थोड़ा सा इसको कि इसको कॉन्सोनेंट क्यों बोलते हैं और इस पांचों को जो है वो वॉवेल क्यों बोलते हैं। क्योंकि वॉवेल में जो है किसी दूसरे की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, लेकिन कॉन्सोनेंट में स्वर वर्ण की सहायता अवश्य लेनी पड़ेगी। अब सहायता लेने का मतलब होता है उसका प्रोनाउंसिएशन, उसके साउंड में आपको वॉवेल जरूर सुनाई पड़ेगा। जैसे अगर हम लिख दे बी, तो बी के उच्चारण में आपको ई की आवश्यकता पड़ती है। थोड़ा सा एक्सपेंड करके बी को जो है वो बोलने का कोशिश कीजिए, बी। तो बी के उच्चारण में आपको ई की आवश्यकता लेनी पड़ी। और ई देखते हैं क्या है, तो ई है वॉवेल, यानी किसी भी कॉन्सोनेंट के उच्चारण में वॉवेल की आवश्यकता लेनी ही पड़ेगी आपको। उसी प्रकार अगर हम एच लिख दे, तो एच के उच्चारण में थोड़ा सा एच को एक्सपेंड करने का आप कोशिश कीजिए, तो सुनाई क्या पड़ेगा? साउंड उसका क्या आएगा? एच, ए एच एच। यानी एच के उच्चारण में ए की आवश्यकता पड़ी और ए है क्या? तो वॉवेल है। उसी प्रकार से यदि मैं लिख दूं एन, तो एन के उच्चारण में ए प्लस एन, इस प्रकार से उच्चारण होगा इसका। यानी एन के उच्चारण में ए की आवश्यकता पड़ी। ए क्या है? तो वॉवेल है। इसी प्रकार से पूरे ग्रामर में 19 कॉन्सोनेंट होते हैं जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता अवश्य लेनी पड़ती है। जो भी आप व्यंजन लिखिएगा उसमें उसका जो साउंड होगा, उसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा, उसमें आपको जरूर वॉवेल जो है वो दिखाई पड़ेगा। और तीसरा बच जाता है सेमी वॉवेल, उसको भी हम लोग देखेंगे। तीसरा और सबसे लास्ट है सेमी वॉवेल, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अर्ध स्वर। अर्ध कहने का मतलब आधा। आधा यदि स्वर है, यानी आधा यदि वॉवेल है, तो फिर आधा क्या हो जाएगा? तो कॉन्सोनेंट हो जाएगा। तो इंग्लिश में डब्ल्यू और वाई, इस दोनों टर्म को हम लोग सेमी वॉवेल के अंतर्गत रखे हैं। तो जरा देखिए, यहां पर मैंने लिखा है कि डब्ल्यू और वाई किसी भी शब्द के शुरुआत में अगर आए तो वो साउंड किसके जैसा करेगा? तो कॉन्सोनेंट के जैसा। ध्यान से सुनने का कोशिश कीजिएगा। डब्ल्यू और वाई किसी भी शब्द के शुरुआत में आए तो वो साउंड किसके जैसा करेगा? कॉन्सोनेंट के जैसा। और वही बीच में या फिर अंत में चला जाए तो वो साउंड करेगा वॉवेल के जैसा। डब्ल्यू और वाई किसी भी शब्द के शुरुआत में आ जाए तो उसका साउंड जो होगा, प्रोनाउंसिएशन जो होगा, वो कॉन्सोनेंट के जैसा होगा। बीच में या फिर अंत में रहे तो उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो वॉवेल के जैसा होगा। थोड़ा सा उसके साउंड पर ध्यान देने का कोशिश कीजिए। मैं बता रहा हूं, जैसे मैंने एक शब्द लिखा न्यू,
ये डब्लू को मैंने रखा इस शब्द के अंत में, तो जरा इसका प्रोनाउंसिएशन करने का कोशिश कीजिए। न्यू, यू साउंड किसके जैसा लग रहा है? यू के जैसा। यू है क्या? तो वॉवेल है। ठीक, और इसी डब्लू को अगर किसी भी शब्द के शुरुआत में मैं रख दूं, वर्क, इसका प्रोनाउंसिएशन जो होगा, ये देखिए डब्लू को मैंने शुरुआत में रखा है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन करने का कोशिश कीजिए। वर्क, वो तो साउंड किसके जैसा कर रहा है? तो कॉन्सोनेंट के जैसा। उसी प्रकार से अगर मैं लिख दूं फ्लाई, इसका प्रोनाउंसिएशन जरा करने का कोशिश कीजिए। फ्लाई, आई, फ्लाई, ये वाई जो है शब्द के लास्ट में है, इसीलिए इसका उच्चारण आई के जैसा यानी वॉवेल के जैसा हो रहा है। इसी को यदि मैं शुरुआत में रख दूं वाई ए के, अब इसका प्रोनाउंसिएशन कीजिए या, क्योंकि वाई को मैं किसी शब्द के शुरुआत में रख दिया, तो इसका जो साउंड होगा, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा, वो एकदम शुरुआत में कॉन्सोनेंट के जैसा और लास्ट में वॉवेल के जैसा। इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिए, और किसी भी शब्द को लिख करके डब्ल्यू और वाई जिसमें शामिल हो, आप उसको घर पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। तो पहले के समय में यानी ओल्ड इंग्लिश में जो है, लेटर को साउंड के आधार पर जो है वो 3 भागों में बांटा गया था, वॉवेल, कॉन्सोनेंट और सेमी वॉवेल। लेकिन मॉडर्न जो ग्रामर है उसमें इसको 2 भाग में कर दिया गया, एक वॉवेल और दूसरा कॉन्सोनेंट, यानी सेमी वॉवेल जो है उस दोनों को कॉन्सोनेंट में ही शामिल कर दिया गया। तो पहले के समय में ओल्ड इंग्लिश में वॉवेल की संख्या 5 थी, कॉन्सोनेंट की संख्या 19 थी और सेमी वॉवेल की संख्या 2 थी। लेकिन नए ग्रामर की यदि बात की जाए तो वॉवेल की संख्या 5 है, लेकिन कॉन्सोनेंट की संख्या 19 से बढ़ा करके 21 कर दी गई। इसको मैं यहां पर लिख देता हूं। इन ओल्ड इंग्लिश 5 vowels, 19 consonant, 2 semi vowel। इन न्यू, या इसी को आप मॉडर्न बोल सकते हैं, मॉडर्न इंग्लिश 5 vowels और 21 कॉन्सोनेंट। तो पहले के समय में जो है वो 5 वॉवेल था, 19 कॉन्सोनेंट था और 2 सेमी वॉवेल था। लेकिन न्यू ग्रामर में, न्यू इंग्लिश में, मॉडर्न इंग्लिश में अगर आप बोलने का कोशिश कीजिएगा तो 5 वॉवेल था और 21 कॉन्सोनेंट हो चुका है। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक जरूर करें और इसे जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर करने का कोशिश कीजिए, ताकि किसी भी बच्चे के जो मन में इंग्लिश के प्रति डर, भय जो उत्पन्न होता है तो वो दूर हो सके। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।